नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और हिंदी की शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई द्वितीय है हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक को लेकर। और साथियों, इसी के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकरण क्षेत्रीय साहित्यकारों की जीवनी एवं क्षेत्रीय साहित्यकारों की जीवनी, व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व की हमारे क्षेत्र विशेष में जन्म लेने वाले ऐसे महान साहित्यकार हैं जिनकी एक अतुलनीय हिंदी साहित्य जगत की सेवाओं से, जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान करते हुए नई पीढ़ी के लिए साहित्य के क्षेत्र में मार्ग को प्रशस्त किया है। ऐसे साहित्यकारों के बारे में हमारा जो हिंदी जगत है हमेशा ऋणी रहेगा। तो साथियों, इसी पूर्व की वीडियो व्याख्यान में भी हमने कबीर के बारे में पढ़ा, महाप्राण उजाला के बारे में पढ़ा एवं प्रकृति के चितेरे एवं छायावाद के स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हमने संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया है। तो साथियों, आज की कड़ी में हम पढ़ने जा रहे हैं कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बारे में। साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बारे में। साथियों, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है वो जन्म 27 नवंबर 1907 को, लिख देता हूं, जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को, स्थान प्रयाग, उत्तर प्रदेश। प्रयाग उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है साथियों, और एक प्रयाग में रहकर ही उनकी, इलाहाबाद में उनकी, प्रयाग में रहकर उनकी प्राथमिक शिक्षा होती है, पूर्ण होती है एवं इनके पिताजी भी साहित्य में रुचि रखते थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने माता पिता के सानिध्य में रहकर प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किया। साथ में उन्होंने उच्च शिक्षा के बारे में जो शिक्षा जो प्राप्त की वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। और इनके जीवन में साहित्य का विशेष प्रभाव पड़ा और आगे चलकर उन्होंने स्वतंत्र लेखन में अपना पदार्पण किया। और साथियों, जब हिंदी साहित्य में आए तो हिंदी साहित्य में इनको ये भी माना जाता है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक थे। हालावाद, हालावाद के प्रवर्तक। साथियों, हालावाद के प्रवर्तक इसलिए कहा जाता है कि एक जो हालावाद के प्रवर्तक, जो उस वक्त की जो
साहित्य का जो क्षेत्र है वो लगभग एक नए तौर तरीकों में या नई मतलब नई विचारधारा में वो प्रभावित हो रहा था उस वक्त। मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप मान लीजिए हम आदिकाल को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आदिकाल में साहित्य लिखा गया, हिंदी से जो हिंदी का साहित्य लिखा गया, जैसे आदि ग्रंथों को लेकर, या मतलब नाथ साहित्य हैं, सिद्ध साहित्य हैं, जैन साहित्य हैं, या बुद्ध साहित्य लिखा गया। और धीरे धीरे कालांतर में समय आगे बढ़ता रहता है, युग प्रवृत्तियां आगे बढ़ती रहती हैं। उसके बाद जो साहित्य लिखा गया वो आता है भक्ति काल या भक्ति युग की जो प्रवृत्तियां आती हैं। उस प्रवृत्तियों के दौरान उस युग की जो प्रवृत्तियां हैं, मुख्य प्रवृत्तियां, वो अपने आराध्य देवता के लिए थी। और उस भक्ति काल में दो शाखाएं बिल्कुल प्रचलित थी। एक तो थी ज्ञानधारा, एक तो जो थी निर्गुण धारा को लेकर चलती थी, दूसरी सगुण धारा को लेकर चलती थी। सगुण धारा के जो कवि थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, और निर्गुण धारा की जो कवि हैं वो ईश्वर के एक मतलब एक प्रतीकात्मक रूप को अपना आराध्य मानते थे। ईश्वर का कोई आकार या प्रकार न होकर केवल वो सृष्टि के एक क्षण मात्र में समाया हुआ एक बिंदु के रूप में है, वो हर जगह विद्यमान है। तो उनकी विचारधारा अलग थी। आगे चलकर इन जो प्रवृत्तियां हैं इनका भी दो भाग होते हैं। निर्गुण धारा भी ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय में बढ़ जाती है। इधर भक्ति काल की जो सगुण धारा है वो भी दो भागों में बढ़ जाती है। सगुण धारा इसमें राम भक्ति काव्य धारा और दूसरी आती है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। और इस तरह से चलकर कृष्ण भक्ति और राम भक्ति काव्य धारा में आगे चलकर कृष्ण के बारे में काव्य लिखा गया और राम के बारे में काव्य लिखा गया। इस तरह से मतलब भक्ति की धारा आगे बढ़ती रहती है और 12वीं शताब्दी तक 14वीं शताब्दी तक अनवरत रूप से चलती रहती है। यहाँ तक कि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं 15वीं शताब्दी तक तो एक अनवरत रूप में चलता ही है। जब भारत में मुगलों का आक्रमण होता है तब तक भक्ति की धारा अपने चरम सीमा पर होती है साथियों। तो इस तरह से भक्ति काल के बाद में फिर आता है धीरे धीरे रीतिकाल। और रीतिकाल में आने के बाद मुगलों का के बाद मुगल काल जब खत्म हो जाता है उसके बाद आता है 16वीं शताब्दी में कंपनी का शासन आता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आता है और भारत देश में अंग्रेजी राज की हुकूमत का स्थापना होती है और अंग्रेजी राज्य की दास्तां को हम भारतीय वहाँ पर झेलते हैं। तो उनके द्वारा किए गए परिवर्तन, धर्म परिवर्तन की नीतियाँ एवं भारतीयों की सभ्यता एवं संस्कृति पे कई आघात किए जाते हैं। और इस तरह से हम आगे साहित्य भी समाज आगे बढ़ता है। धीरे धीरे एक राजपूत काल आता है, राजपूत मुगल संबंध आते हैं। तो उस वक्त साहित्यकारों को राजा महाराजा एवं नवाब अपने सानिध्य में रखते थे। और हम उस वक्त की जो कवि हैं, कवि क्या करते थे, अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए उनके लिए महिमा मंडित करके उस काव्य का सर्जन करते थे। तो उस दौरान अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए जो काव्य लिखा गया वो रीतिकाल का काव्य कहलाया। जैसे केशवदास की जो जहांगीर जस चंद्रिका है वो जहांगीर को मतलब आधार मानते हुए लिखी गई थी। या ऐसी बहुत सारी जो कवि हैं जो राजसराय में रहकर लिखते थे। जैसे बिहारी जयपुर के महाराजा के सानिध्य में लिखते थे, केशवदास में लिखते थे। ठीक उसी प्रकार धनानंद है, आलम है, पौधा है, ये लोग अपने आश्रयदाताओं के अंतर में रहकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना का जो परिणय किया गया उस वक्त वो कहलाया रीतिकाल। और उसके बाद में जो काल हमारे सामने आया और फिर जब हमारा भारत देश आजाद होने लगा या उस वक्त राजपूत काल खत्म हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ गया, तो उस शासन के बाद में राज्याश्रय खत्म हो गया, कंपनी का शासन आ गया। तब क्या होगा, वो कवि आश्रयहीन हो गए और आश्रयहीन होने के बाद में वो कवियों ने क्या करा, रुख किया मदिरालय का। कि उस वक्त कविता क्या बन गई थी, मात्र एक मदिरालयों में एक मदिरा की जो जहाँ मदिरा व्यक्ति हैं वहाँ पे कविता एवं गजलों एवं शायरियों का दौर आया और वहाँ पर वो कविता वहाँ पहुँचती है। तो उस वक्त जो कविता का जो दौर चल रहा था वो मदिरालयों में जो लोग उसे पसंद करते थे या सुनने जाया करते थे, तो वहाँ से कविता सिमट कर रह गई थी। तो
उस वक्त जो कवि काव्य लिखा गया वो हलावत का काव्य वहां पर कहलाता है। तो साथियों, तो हलावत के जो प्रवर्तक कवि हैं, ये उस साहित्य में उन्होंने मंदिरालयों में लिखने का, उस नशे वाली जो मतलब कह सकते हैं ना कि उस वक्त जो इश्क मिजाजी जो थी उसमें शामिल होती है। तो आइए हम काव्य कृतियों के बारे में नजर डालते हैं। काव्य कृतियों में इनकी जो काव्य कृतियां हैं, इनकी जो काव्य कृतियां हैं, सबसे पहले है मधुशाला। मधुशाला, मधुकलश, निषद निमंत्रण, निषद निमंत्रण एवं निषद निमंत्रण, एकांत संगीत, एकांत संगीत, एकांत संगीत एवं सतरंगिणी, 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 इस तरह के जो 5 काव्य उनके हमें देखने को मिलते हैं। और इन 5 काव्यों में सतरंगिणी और उनकी एक आत्मकथा है, आत्मकथा है जो 4 भागों में है, जो 4 भागों में है। इनकी जो इनकी आत्मकथा है वो 4 भागों में विख्यात है, और वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। उसमें दूसरा भाग ये भी है, नीड का निर्माण, फिर नीड का निर्माण, फिर तीसरा है बसेरे से दूर, दूर, और चौथा भाग है इसका जो चौथा भाग है वो है 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। साथियों, इनकी जो आत्मकथा है वो 4 भागों में विभक्त है, और उनका जो पहला भाग है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा जो भाग है नीड का निर्माण, फिर नीड का मतलब जो हमारा जो पक्षी होते हैं उनका जो घोंसला होता है, निवास स्थान होता है, घोंसला, नीड का मतलब घोंसला होता है, नेस्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं। नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक, इन 4 भागों में इनकी आत्मकथा लिखी गई है। और इनकी 4 भागों में आत्मकथा प्रकाश होती है, और इस तरह से साथियों ये हालावाद की कवि के रूप में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कवि हुए, और ये हिंदी साहित्य जगत के एक महान कवि के रूप में इन्होंने विख्याति प्राप्त की थी। ठीक उसके बाद में जब आगे इन्हें कई सम्मान भी प्राप्त हुए, कई ने मतलब इनकी जो हिंदी साहित्य जगत की जो विकास यात्रा है बहुत लंबी रही, और इन्होंने हिंदी में एक नई दिशा दी, और हिंदी साहित्य की जो कविता है उसको साहित्य के रूप में
प्रतिष्ठित करने के लिए एक बार पुनः इनका योगदान बहुत ही एक अग्रणीय रहेगा और चिरकाल तक हिंदी साहित्य जगत इनको हमेशा याद रखेगा और इनका ऋणी रहेगा। 18 जनवरी को इनका निधन हो जाता है। 18 जनवरी 2003 को 18 जनवरी में 2003 का जो साल था और वो स्थान था मुंबई। में निधन हो जाता है इनका। तो साथियों, आपने देखा कि 18 जनवरी 2003 में उस साहित्य की महान हस्ती अपने हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली जाती है। तो ऐसे साहित्य जगत की महान हस्तियों के लिए और ऐसे महान प्रकांड विद्वान के लिए हमारा हिंदी साहित्य हमेशा इसका ऋणी रहेगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।